Hello my dear students, welcome back to the online class of English. In this class today I am going to explain you the fourth poem, that is The Seven Ages of Man. The Seven Ages of Man. It is an important poem and a long poem also. Let's learn. The Seven Ages of Man is composed by William Shakespeare. The poet of The Seven Ages of Man is William Shakespeare. William Shakespeare is a famous poet from England. He was born in 1564 and died in 1616. देखो 1564 में ये पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई. एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के कवि हैं, प्ले राइट नाटककार हैं. प्ले राइट मतलब नाटककार, एक्टर अभिनेता. अभिनेता का मतलब क्या है, जैसे कि उन्होंने नाटक की रचना की, अपने नाटक की रचना या किसी दूसरे के नाटक है उसमें रोल भी अदा करते हैं ये, जैसे कि उसका मंचन किया जाता है तो एक अभिनेता के रूप में भी ये जाने जाते हैं. एंड ड्रामाटिस्ट का अर्थ भी क्या है, नाटककार. अब आप जैसा कि यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर यहाँ पर नाटककार हिंदी में सेम है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है. यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग है. तो यहाँ पर स्पेलिंग का अलग होने का मतलब क्या है, इसका मंचन है. जैसे कि प्ले का मतलब क्या है, प्ले करना, उसको चलाना. इसका मतलब इसका मंच, ऐसे नाटक भी लिखे जिनको क्या है, मंच के ऊपर दर्शाया जा सके. और इस तरह के नाटक की भी रचना की जो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं. नॉन एज बार्ड ऑफ हेवन. देखो इंपॉर्टेंट बात है, बार्ड ऑफ हेवन. विलियम शेक्सपियर है, ये बार्ड ऑफ हेवन के नाम से जाने जाते हैं. और इसका मतलब क्या है, बार्ड का मतलब है कविराज. कविराज का मतलब है कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि. तो एवन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि एक स्थान हो गया और स्थान के एवन के बार्ड, इसका मतलब क्या है, कविराज. इसका मतलब एक कविराज के रूप में जाने जाते हैं, मतलब सर्वाधिक फेमस कवि हैं, अच्छे कवि हैं, कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं. इसीलिए इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. कंपोस्ट, देखो ही कंपोस्ट नियरली 38 प्लेस. और प्ले और ड्रामा का अंतर आप समझ गए. 38 प्लेस, 38 नाटक लिखे, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट लिखे. सोनेट का मतलब क्या है, ए पोएम विच हैज 14 लाइन्स. 8 + 6 लाइन्स, 14 लाइन्स. पहली 8 कविता होती है जिसमें समस्या का वर्णन किया जाता है, और अगली जो 6 लाइन होती है जिसमें समाधान बताया जाता है. और पहली 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहा जाता है एंड 6 लाइनों को सस्टेट कहा जाता है. तो 14 लाइन की कविताओं को सोनेट कहते हैं. और पहली 8 जो कविता है उनमें समस्या को बताया जाता है और 6 में उन समस्याओं का समाधान होता है. इस तरह की 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है. तो इन्होंने 154 सोनेट लिखे, 154 सोनेट लिखे. एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और 2 क्या है, लंबी वर्णनात्मक कविताएं लिखी. देखो कविता है, पोएम है, जनरली छोटी होती है लेकिन इन्होंने बहुत ही लेंथी बड़ी कविताएं लिखी 2. His plays were primarily comic, और इसके जो नाटक हैं वो प्राथमिक रूप से, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से किस तरह के थे, कॉमेडीज, मतलब किस तरह के लिखे इन्होंने. और आज हमें पढ़ने को मिलते हैं तो वो किस तरह के हैं. मैं यहाँ पर आर भी लिख सकता हूँ, वर्क किस गए आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लिखे वो ओवर आ गया और जो प्रेजेंट में भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो आर भी है यहाँ पर. हिज प्लेस आर प्राइमरीली, मतलब मुख्य रूप से इसके जो नाटक हैं वो किस तरह के, कॉमेडीज का मतलब हास्यमयी. और हिस्टोरीज का मतलब ऐतिहासिक है. एंड ट्रेजेडीज का मतलब दुखांत. ट्रेजेडीज का मतलब क्या है यहाँ पर, दुखांत नाटक.
और एंड ट्रेजी कॉमेडीज मतलब इस तरह के प्ले या इस तरह के नाटक जिसमें क्या है दुख भी शामिल हो और अच्छा और हास्यजनक माहौल भी शामिल हो। तो इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। शेक्सपियर के बारे में हमने जाना और इनके द्वारा जो लिखा हुआ जो पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो ये जो पोएम है, ये जो कविता है वो किस टाइप की है, किस तरह की है पोएम। यह जो पोएम है ये एक मोनोलॉग है, द सेवन एजेस ऑफ मैन। यहाँ पर देखो एक बार टाइटल पर नजर डालते हैं, द सेवन एजेस। एजेस का मतलब क्या? अवस्थाएं, स्टेजेस, अवस्थाएं। द सेवन एजेस, अवस्थाएं और मैन। देखो मैन में एम कैपिटल आता है तो वो मानव हो जाता है और स्मॉल लेटर आता है तो वो एक व्यक्ति हो जाता है। तो यहाँ पर एम कैपिटल है, इसका अर्थ है मानव। द सेवन एजेस ऑफ मैन। और द किसके लिए? निश्चितता को व्यक्त करने के लिए द आर्टिकल का यूज हुआ है यहाँ पर। तो द सेवन एजेस ऑफ मैन का मतलब क्या है? मानव की 7 अवस्थाएं, मानव की सात स्टेजेस, अलग अलग तरह के चरण, उसकी उम्र के, उसकी आयु के अलग अलग 7 चरण। इसका मतलब क्या है? शेक्सपियर ने मानव की जो अवस्था है, उसकी जो उम्र है, उसको 7 भागों में डिवाइड किया है, 7 चरणों में बताया है। ओके, जैसे कि मानव का जीवन है, उस जीवन को 7 पार्ट्स में, 7 भागों में बांट लिया है। ओके, देखो दिस पोएम इज ए मोनोलॉग। मोनोलॉग है ये जो कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है, हिंदी में अपन कहते हैं एकालाप। एकालाप का मतलब है अकेला वार्तालाप करना, अकेले का वार्तालाप। वार्तालाप मतलब बातचीत में वह अकेला हो, बोलने वाला हो बस। सुनने वाले आगे क्या है, जैसे ऑडियंस हो सकते हैं, लेकिन मंच के ऊपर वह अकेला होता है, वह अकेला ही बोलता है। ओके, जैसे कि वह खुद बोलते जाएगा लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह का जो पोएम या इस तरह की जो कविता होती है उसे एकालाप कहते हैं। देखो एक तो मोनोलॉग हो गया, ये मोनोलॉग है। एक होती है सोलिलोकी। सोलिलोकी का मतलब क्या है? खुद से बातचीत करना, खुद ही आपस में बातचीत, खुद के लिए बातचीत करना। ये भी क्या है? जैसे कि आपस में मतलब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में मिलते जुलते हैं, सोलिलोकी और मोनोलॉग। तो मोनोलॉग भी अकेला बोलता है मंच के ऊपर और सोलिलोकी में भी क्या है? अकेला बोलता है। लेकिन फिर भी दोनों में एक छोटा सा माइनर अंतर है, और वो डिफरेंस या अंतर क्या है कि मोनोलॉग में क्या है? किसी विषय के ऊपर क्या संबोधित करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। और सोलिलोकी में क्या है? खुद से वार्तालाप। इसका मतलब क्या है? वह खुद के बारे में ही बोलता है। मोनोलॉग में जरूरी नहीं वह खुद के बारे में बताए, लेकिन सोलिलोकी में क्या है? वह खुद के विचारों को व्यक्त करता है, जो खुद के लिए भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है? अंतर होता है। इसमें क्या है? किसी एक बात को लेकर क्या है? किसी को संबोधित भी किया जा सकता है, किसमें? मोनोलॉग में। लेकिन सोलिलोकी में ऐसा नहीं है। सोलिलोकी में एकांत में वह खुद से वार्तालाप करता है, जैसे कि खुद ही आपस में खुद से बातचीत कर लेना कि अपने को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सोलिलोकी हो गई। और यहाँ पर मोनोलॉग है। मोनोलॉग में एक विषय ले लेता है और उस विषय के बारे में वह संबोधित करता है, लेकिन बोलने वाला वह खुद अकेला होता है, उसका जवाब देने वाला, उसका साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। तो ये अंतर है। तो ये पोएम एक मोनोलॉग है, मतलब इसमें क्या है? कवि यहाँ पर क्या बोलने वाला अकेला क्या है? अकेला व्यक्ति है, और वह ये बताता है कि मानव की उम्र के बारे में बताता है कि मानव की उम्र है वो 7 चरणों में होती है। इसके बारे में जिक्र किया और ये कहा है कि ये जो दुनिया है वो दुनिया एक मंच की तरह है, ये वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है, एक मंच की तरह है। तो यहाँ पर वो इस तरह से इनके बारे में लेकर बात बताता है, और अकेला बोलने वाला होता है, इसीलिए मोनोलॉग है। टेकन फ्रॉम हिज फेमस कॉमेडी।
और ये कॉमेडी से लिया गया है, एक फेमस कॉमेडी जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उसके द्वारा लिखी हुई फेमस या प्रसिद्ध कॉमेडी एक सुखांत नाटक जिसे कहेंगे अपने हास्यमय नाटक एज यू लाइक इट, उसका एक थोड़ा पार्ट उठाकर ये पोएम दिया गया है। और ये जो पार्ट उठाया है ये मानव की उम्र के बारे में है, इसीलिए इसका टाइटल भी दे दिया यहाँ पर द 7 एजेस ऑफ मैन। इट इज स्पोकन बाई एज यू लाइक इट में ये किसके द्वारा बोला जाता है, ये बात किसके द्वारा बोली जाती है पोएम की? मेलांकोली मतलब दुखी, मेलांकोली का अर्थ है दुखी। जैक्वस यहाँ पर नाम, एक दुखी पर्सन होता है, व्यक्ति होता है जैक्वस, उसके द्वारा ये कहा जाता है, ये बात बोली जाती है, बातें बताई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब इस पोएम में, इस कविता में कवि के अनुसार देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार मैंस, देखो एम कैपिटल है, इसका मतलब मानव। मैंस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस, मानव के जीवन को 7 चरणों में विभाजित किया जाता है। और वो 7 चरण कौन कौन से हैं उनके नाम भी बताए गए हैं यहाँ पर। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या है? शिशु, शिशुकाल। स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला लड़का। लवर, प्रेमी। सोल्जर, सैनिक। जस्टिस, न्यायाधीश। पेंटालोन, और यहाँ पर देखो पेंटालोन, पेंटालोन क्या होता है? पेंटालोन होता है जैसे कि एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति, एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति जो क्या है पूर्ण वृद्धावस्था से पहले की जो स्टेज होती है उस स्टेज में क्या है जो होता है उसको पेंटालून कहेंगे। एंड ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब अंत में वृद्धावस्था, पूर्ण वृद्धावस्था कहेंगे। जैसे सबसे पहले शिशु जन्म लेता है, फिर उसे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाने के बाद में जैसे उसकी उम्र होती है वह एक प्रेमी क्या रोल अदा करता है, प्रेमी की भूमिका अदा करता है, फिर उसे क्या है अपना कर्तव्य संभालना पड़ता है। तो पुराने ज़माने में इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड में सबसे बड़ी बात ये थी कि सैनिक बनना, तो यहाँ पर क्या है फिर वह अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के रूप में संभालता है और फिर जैसे जैसे उसे अनुभव होता है तो वह जस्टिस न्यायाधीश का काम करता है और फिर अंत में क्या है वह एक अजीब सा व्यक्ति होता है, जैसे कि क्या है वह अधेड़ उम्र में, आधी उम्र में व्यक्ति मोटा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो उसका जो शरीर है वो सिकुड़ने लग जाता है, वह दुबला होने लग जाता है, आंखें की नज़र कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर चश्मा लगा लेता है और उसके क्या जूते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, वह चप्पल पहन लेता है और लूज फिटिंग के कपड़े पहन लेता है, वह अजीब सा नज़र आता है, उसी को यहाँ पर पेंटालून कहा गया है। और अंत में ओल्ड एज हो गई। तो ये 7 अवस्थाएं हो गई। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द वर्ल्ड, इस कविता में कवि है उसने तुलना की है, कंपेयर्ड मतलब तुलना की है, किसकी? द वर्ल्ड, दुनिया की, किससे? टू ए स्टेज, एक मंच से। वर्ल्ड, सारी जो दुनिया है उसकी तुलना एक मंच से की है। इट इज रिटन, अब मंच से क्यों की है अपन ये चर्चा कर लेते हैं। मंच से इस तरह से की है कि यहाँ पर शेक्सपियर ने नहीं, कई कवियों ने यहाँ पर दुनिया की तुलना एक मंच से की है। जैसे कि एक स्टेज होता है, उस स्टेज में जनरली क्या होता है, पीछे पर्दा लगा हुआ होता है तो सामने ऑडियंस बैठे हुए होते हैं, सामने का हिस्सा खुला और एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट हो जाता है और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसे कि कोई भी नाटक दिखाने वाले होते हैं और वो एक साइड से प्रवेश करते हैं, दूसरे साइड से वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या दूसरी भूमिका अदा करने के लिए, दूसरे का रोल अदा करने के लिए उसका वेश धारण करके फिर इस गेट में से प्रवेश करता है, इससे निकल जाता है। इसलिए कवि ये कहता है कि ये दुनिया भी एक मंच की तरह है, इसमें जन्म लेता है कोई एक, जैसे कि एंट्रेंस गेट की तरह है मंच के ऊपर, और मंच के ऊपर वह भूमिका अदा करता है। यहाँ पर व्यक्ति जन्म लेने के बाद में अपनी जो उम्र है वो 7 भागों में जीता है और 7 भागों के रूप में वह मंच के ऊपर अपनी भूमिका अदा कर देता है, इस धरती के ऊपर वह जी लेता है। वही क्या है यहाँ पर मंच कहा गया, धरती को मंच बताया गया है। और फिर वह प्रस्थान कर देता है, इसी तरह से प्रस्थान कर लेता है। इसी तरह से क्या है व्यक्ति अंत में वृद्धावस्था के बाद में चल बसता है, वो परलोक चला जाता है। ओके, इसके बाद में देखो आप, जैसे अपन बात करते हैं इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, यह जो पोएम है
वो क्या है, इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक क्या होते हैं, पेंटामीटर का मतलब क्या है, 5 छंद में लिखी, 5 मीटर का मतलब क्या है, पेंटामीटर मतलब 5 छंद के रूप में। आयम्बिक मतलब 5 आयाम्स होते हैं इसमें। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब 5 आयाम होते हैं। अब मीन्स 5 सिलेबल ग्रुप से, सिलेबल के ग्रुप होते हैं। आयाम का मतलब क्या है, सिलेबल का ग्रुप। आयाम किसको कहेंगे, ये आयाम किसको कहेंगे, सिलेबल ग्रुप को कहेंगे। तो आयम्बिक पेंटा का मतलब क्या है, पेंटा का मतलब क्या है, 5। पेंटा का मतलब 5 होगा। आयम्बिक मतलब सिलेबल के ग्रुप्स, जोड़ा मतलब पेड़ कहेंगे उसको। और कॉल्ड फीट, फीट मतलब क्या है, इन ग्रुप्स को फीट कहा जाता है। एक सिलेबल ग्रुप को, एक सिलेबल ग्रुप जो है, पेड़ कह सकते हैं अपन या ग्रुप है, उसको अपन क्या कहेंगे, फुट कहेंगे। FOOT फुट, उसको फुट कहेंगे। ओके, मतलब है आयम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर सिलेबल के ग्रुप का मतलब है एक ग्रुप में 2 सिलेबल, और 2 सिलेबल में पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। मतलब क्या है, पहला है जो सिलेबल क्या होता है, पहली बात तो ये सिलेबल क्या होता है, वोवेल साउंड। एक शब्द में जो वोवेल का साउंड होता है, स्वर ध्वनि होती है, उसको सिलेबस कहा जाता है, सिलेबल कहा जाता है। अब एक शब्द में कई भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और इसीलिए क्या है, एक शब्द में एक होती है, एक सिलेबल होता है, तो उसे एक सिलेबल शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखो, पहला जो वोवेल साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड का मतलब उस पर जोर नहीं दी जाएगी, हाई साउंड नहीं होगा वो। और दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। तो एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक आयम हो गया। और इसमें 2 सिलेबल हो गए, एक तो बिना जोर दिए हुए, एक जोर दिए हुए, और सिलेबल हो गया वोवेल साउंड। देखो यहाँ पर विथ अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड का मतलब बिना जोर दिया हुआ सिलेबल, फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल मतलब आगे कौन सा होता है, इसको, ये पूरा एक ग्रुप हो गया 2 सिलेबल का, तो आगे तो जोर देने वाला सिलेबल होता है वोवेल साउंड, और पहले वाला क्या, बिना जोर दिया जाने वाला वोवेल साउंड होता है। तो इस तरह से ये पेंटामीटर में लिखी गई है, मतलब 5 ग्रुप होते हैं इसके। और जब 5 ग्रुप होते हैं तो उसमें कितने, 10 सिलेबल हो गए। अब आगे देखो यहाँ पर अपने इसकी बात करते हैं सिलेबल्स में। सिलेबल मीन्स ए वोवेल साउंड, 2 सिलेबल्स मीन्स ए वर्ड हैविंग 2 वोवेल साउंड। एग्जाम्पल, एक उदाहरण देख लो, पोटैटो। पोटैटो एक वर्ड है, इसमें देखो पोटैटो 3 वोवेल साउंड है। अब इसमें स्ट्रेस कहाँ है, इस पर जोर, बीच वाले पर जोर दिया जा रहा है। तो देखो इट हैज 3 वोवेल साउंड, इट हैज 3 वोवेल साउंड्स, इट इज स्ट्रेस्ड ऑन सेकंड सिलेबल। देखो ये सेकंड है, यहाँ पर इस पर जोर आ रहा है। जब मुंह भरा हुआ होता है बोलने में तो उसको स्ट्रेस्ड कहते हैं, और जब मुंह भरा हुआ नहीं होता है, लंबा साउंड नहीं होता है, वो अनस्ट्रेस्ड होता है। इट इज ब्लैंक इनवर्स। ब्लैंक इनवर्स का मतलब क्या होता है, राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम नहीं है, तुकबंदी नहीं है। जैसे कि आपको पोएम की लाइन का आखिरी शब्द है, उसमें तुकबंदी बिठाई जाती है, एक जैसे शब्दों को शामिल किया जाता है राइम स्कीम के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए ये विदाउट राइम स्कीम है। विदाउट राइम स्कीम मतलब राइम स्कीम के बिना, उसे ही ब्लैंक इनवर्स कहेंगे। तो ये ब्लैंक इनवर्स है, वर्स मतलब काव्य, ब्लैंक मतलब खाली, मतलब राइम स्कीम से रहित काव्य है ये, मीन्स नो राइम स्कीम। अब अपन पोएम की बात करते हैं। ये देखो पोएम स्टार्ट हो रही है। इस पोएम में 2 स्टेंजा को लिया गया है। यहाँ पर देखो आप, जैसे कि एक तो ये और एक ही है, इसमें 2 स्टेंजा को समझाया जा रहा है। देखो, ऑल द वर्ल्ड इज
वर्ल्ड्स मतलब वर्ल्ड इज, ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज, स्टेज का मतलब मंच, सारी दुनिया एक मंच की तरह है। जैसे कि एक मंच पर क्या भूमिका अदा करने वाले आते हैं और जाते हैं, इसीलिए इस धरती पर संसार में जन्म लेते हैं और 7 अवस्थाओं के रूप में भूमिका अदा करने के बाद में चले जाते हैं, मतलब अपनी उम्र बिता देते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद में देखो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसमें इस लाइन में मेटाफर का यूज हुआ है, सिमिली और मेटाफर। मेटाफर रूपक हिंदी में और सिमिली का मतलब उपमा। जैसे कि मेटाफर क्या होता है, इसमें 2 की तुलना की जाती है बिना किसी तुलनात्मक शब्द के, जैसे कि लाइक है, एज है, ऐसे शब्दों को यहाँ पर काम में नहीं लिया जाता है और इनके बिना ही तुलना की जाती है। तो यहाँ पर दुनिया को क्या बताया गया है, वर्ल्ड को एक मंच बताया गया है और कोई तुलनात्मक वर्ड भी काम में नहीं लिया, इसीलिए मेटाफर है। ये यहाँ पर क्या, ये अलंकार है, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है इसमें। आगे अपन बात करते हैं एंड ऑल द मैन, एमियन मतलब सारे लोग, अन्य लोग, एंड वुमेन प्लूरल आ रहा है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, मेरली मतलब ओनली, केवल, मात्र, केवल प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब भूमिका अदा करने वाले, प्लेयर्स का मतलब क्या है, भूमिका अदा करने वाले, भूमिका अदा करने वाले। तो यहाँ पर देखो सारी दुनिया एक मंच है और उसके ऊपर, मंच के ऊपर जितने भी लोग और महिलाएं हैं, मतलब इस दुनिया में पुरुष और जितनी भी महिलाएं हैं वो भूमिका अदा करने वाले हैं। जैसे नाटक है, मंच के ऊपर नाटक अदा करने वाले पात्र होते हैं, उसी तरह से इस धरती पर जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो पात्रों की तरह ही अपनी भूमिका, अपनी 7 तरह की उम्र को बिताते हैं। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हुआ है, देखो यहाँ पर मेटाफर, क्योंकि ये मैन, यहाँ पर मैन एंड वुमेन को क्या बताया गया है, प्लेयर्स बताया गया है, भूमिका अदा करने वाले मंच के ऊपर, तो ये भी मेटाफर है। आगे अपन बात करते हैं दे हैव, दे का मतलब ये पुरुष और महिलाएं, दे हैव देर, देर मतलब उनके अपने एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब क्या है, बाहर जाने का, प्रस्थान करने का रास्ता, एंड एंट्रेंस मतलब प्रवेश, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, और एग्जिट मतलब क्या, निकास, बाहर जाने का रास्ता। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके अपने क्या हैं, अपने प्रवेश द्वार है और यहाँ पर निकास का द्वार है। जैसे कि एक मंच होता है, मंच में एक साइड से आते हैं, दूसरी साइड से चले जाते हैं, उसी तरह से इस संसार में भी एक साइड से आते हैं, दूसरी साइड से चले जाते हैं। आने वाला जो यहाँ पर द्वार है, जिससे क्या है, आने वाले को एंट्रेंस कहा गया है, तो एंट्रेंस का मतलब जन्म लेना, और यहाँ पर एग्जिट का मतलब क्या है, डेथ। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं एंट्रेंस को प्रवेश द्वार किस रूप में, बर्थ के रूप में, जन्म लेने के रूप में बर्थ, और यहाँ पर एग्जिट का मतलब क्या, डेथ कह सकता हूँ मैं, डेथ के रूप में वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। एंड वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपनी उम्र के दौरान, अपने समय में, प्लेस अदा करता है, मैनी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स मतलब कई भागों की भूमिका अदा करता है। कई भाग का मतलब 7 तरह की अवस्थाएं, जैसे कि वह शिशु के रूप में भूमिका अदा करता है, वह स्कूल बॉय के रूप में भी करता है, वह प्रेमी के रूप में भी करता है, सैनिक के रूप में भी करता है, न्यायाधीश के रूप में भी करता है, पेंटालून के रूप में भी करता है, अर्धवृद्धावस्था जिसे कहेंगे, और अंत में क्या है, वृद्ध व्यक्ति के रूप में भूमिका अदा करता है। तो एक व्यक्ति अपने समय में कई तरह की भूमिकाएं अदा करता है। हीज एक्ट्स, एक्ट्स मतलब उसकी भूमिकाएं, उसके कार्य, उसकी भूमिकाएं या उसके कार्य, बीइंग मतलब बनना, 7 एजेस, और उसके ये कार्य हैं और उसकी जो भूमिकाएं हैं वो 7 अवस्थाएं बन जाती है। इसका मतलब 7 अवस्थाओं के रूप में वह भूमिका अदा करता है। यह अपना पहला स्टेंजा पूरा हुआ। अब इसमें एक दूसरा स्टेंजा और बचा है सिर्फ। अब इसमें देखो आप, इस पहले स्टेंजा में क्या है, इस पहले स्टेंजा में उसने यहाँ पर दुनिया की तुलना किससे की है, एक मंच से की है, और सारे लोगों की तुलना, महिलाएं और पुरुषों की तुलना किससे की है, वो मंच के ऊपर भूमिका अदा करने वाले प्लेयर्स या पात्रों से की है। और उसी तरह से भूमिका अदा करने वाले जैसे पात्र अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर चले जाते हैं, उसी तरह से मानव धरती पर जन्म लेता है और अपनी 7 चरणों में भूमिका अदा करके
अपने जीवन को बिताकर वह चला जाता है। आगे दूसरा स्टेंजा है एट फर्स्ट। अब पहले जैसे कि पहली भूमिका के रूप में बताता है दूसरे स्टेंजा में एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, शिशु के रूप में जन्म लेता है, वह प्रवेश करता है। म्यूलिंग, इन्फेंट का मतलब क्या? शिशु, शिशु। और म्यूलिंग का मतलब मिमियाता हुआ, मतलब रोता हुआ, रोता हुआ कहेंगे, रोता हुआ बच्चा, रोते हुए बच्चे की आवाज। म्यूलिंग मतलब रोता हुआ बच्चा। म्यूलिंग का मतलब क्या है? वह रोता है, जैसे कि बच्चे की आवाज, शिशु की आवाज रोने की किस तरह से होती है, उसके लिए म्यूलिंग आया है। एंड कुकिंग मतलब दूध की उल्टी करता हुआ, दूध की उल्टी, दूध की उल्टी करता हुआ। इन द नर्सेस आर्म्स, आर्म मतलब हाथ, और नर्सेस का मतलब क्या है? जैसे कि दाई माँ होती है, जैसे कि यहाँ पर पालने वाली होती है, उसको केयर करने वाली होती है, उसकी देखभाल करने वाली है। उसके हाथों में क्या है? वह रोता है माँ के लिए या दूध पीने के लिए, और जब वह उसको दूध भी पिला देती है तो बच्चा क्या है? अक्सर दूध की उल्टी भी कर देता है, तो उसके हाथों पर उल्टी कर देता है। तो इस तरह से वह अपनी भूमिका अदा करता है, किस रूप में? शिशु के रूप में। देन उसके बाद में देखो, अब आगे अपन बात करते हैं। देन द विनिंग, विनिंग का मतलब क्या? शिकायत करता हुआ, शिकायत करता हुआ। और स्कूल बॉय, इसके बाद में देखो शिशु के बाद में वह जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो उसको स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है। तो स्कूल में शुरू में बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, वो बहुत तंग करते हैं, रोते हैं और स्कूल के लिए शिकायत करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, क्योंकि उसे घर पर खेलना अच्छा लगता है। तो एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर स्कूल के लिए शिकायत करता हुआ स्कूली लड़का है, उसके रूप में वह भूमिका अदा करता है विथ हिज सैटचेल। सैटचेल का अर्थ होता है छोटा बस्ता, छोटा बस्ता मतलब उसका छोटा सा बैग होता है, स्मॉल बैग होता है। तो उसके साथ वह स्कूल के लिए शिकायत करते हुए भूमिका अदा करता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, देखो यहाँ पर शाइनिंग चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस सवेरे के समय चेहरा। तो सवेरे के समय उसका चेहरा है वो चमक रहा होता है छोटे बच्चे का, और वह स्कूल के लिए शिकायत करता है और पीठ पर छोटा सा उसका बैग होता है। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हुआ है। देखो यहाँ पर कौन से अलंकार का यूज हुआ है? यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग की तुलना किससे की है? बच्चे के चमकते हुए चेहरे से की है। क्रीपिंग, रेंगता हुआ, रेंगता हुआ, रेंगता हुआ का मतलब रियल में रेंगता थोड़ी है, मतलब उसे धक्का मारा जाता चल आगे, लेकिन उसका मन नहीं करता कि चल। जब छुट्टी होती है तो वो दौड़ते हुए आ जाता है, लेकिन जाता तो धीरे धीरे जाता है, इसीलिए कहा गया रेंगता हुआ। लाइक, लाइक मतलब की तरह, स्नेल मतलब घेंगा, घेंगे की तरह, घेंगे की तरह, जैसे कि छोटा सा कीड़ा होता है मिट्टी के ऊपर, वो धीरे धीरे चलता है, उस तरह से वह भी धीरे धीरे स्कूल पर जाता है, स्कूल की ओर जाता है। लेकिन यहाँ लाइक वर्ड का यूज हुआ है, लाइक वर्ड का यूज हुआ, दो की तुलना की है यहाँ पर, घेंगे की, घेंगे से तुलना की है। किसने की है घेंगे से तुलना? यहाँ पर जैसे कि क्या है, सवेरे के समय चलने वाले बच्चे की तुलना घेंगे से की है, तो ये सिमिली हो गई अपनी, ये क्या है? उपमा हो गई। यहाँ पर उपमा अलंकार का यूज हुआ है, क्योंकि लाइक जैसे शब्द का यूज हुआ है। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, टू स्कूल, स्कूल के लिए वह अनिच्छुक होता है। तो दो स्टेंजा है, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।